हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलाई जा रही है। 8th क्लास की ज्योग्राफी आज हम लोग चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, उद्योग। और याद रखिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं बताता चलूँगा, अंडरलाइन करता चलूँगा। आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेगा, उनको नोट करते चलिएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने टॉपिक पर बिना विलंब किए हुए। चलिए, पार्ट 4 है जिसका नाम है उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्षशय होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। ये सभी प्रोसेस आपने जो देखा, जो समझा, ये था कैसे एक पेड़ से एक कागज़ तैयार होता है, उसकी यात्रा। आगे हम आपसे बात करते हैं। देखिए, यात्रा आरंभ, कागज़ निर्माण, पुनः चक्रण। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार आपसे पूछा जाता है उद्योग का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, आइए समझते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। अब आपसे पूछ लेगा उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर होता है। कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। मतलब वो चीज़ कृषि से मिल सकती है कच्चा माल, खनिज के रूप में भी हो सकता है लोहा तांबा, समुद्र से मिलने वाली वस्तु हो सकती है, वन से मिलने वाला उत्पाद हो सकता है। याद रखिएगा, ये करंट एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लें 2023 और 24 की। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि क्या चीज़ें हो सकता है परिवर्तित हो, तो करंट एनसीईआरटी आपको करवाई जा रही है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। तो आपको कृषि से क्या क्या मिलता है? पहला तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी के उत्पाद, चर्म उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीन बनाना है, भवन निर्माण करना है, रेल के डिब्बे बनाना है। समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वन से प्राप्त उत्पाद का उपयोग जब कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सभी के सभी आपके वन आधारित उद्योग से संबंधित है। आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या
और उत्पादन की मात्रा है। आकार का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पूंजी की राशि कितनी है, उसमें जो नियोजित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, और जो उत्पादन करना है उसकी मात्रा कितनी है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो। आकार के आधार पर उद्योगों को दो प्रकार के बांटे गए हैं। जैसे जो आकार होगा भाई, एक आप सुने हो एक फैक्ट्री है जो एक दिन में 1000 पैकेट बिस्किट बना सकती है, और एक कंपनी है जो एक दिन में 1 करोड़ पैकेट बिस्किट बना सकती है। मतलब एक लघु आकार का उद्योग है, एक वृहद आकार का उद्योग है। तो इसी प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया, लघु आकार का उद्योग और बृहद आकार का उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। जो लघु आकार का है इसे ही कुटीर भी कहते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है वो उच्च स्तर की होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनके उदाहरण हैं। बात आती है स्वामित्व की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ लेगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। पहला निजी क्षेत्र, दूसरा राज्य स्वामित्व जिसे सार्वजनिक, जो राज्य का स्वामित्व है वही सार्वजनिक क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र राज्य और निजी का मिला जुला रूप है। सहकारी क्षेत्र भी इसी संयुक्त में कई लोगों का होता है, जैसे कई संगठन मिलते हैं, और सहकारी में जो सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर होता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त का मतलब ही जुड़े रूप से होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं, याद रखिएगा। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। चलिए, एक उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक, जिसमें पहला है संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल। अगर आप किसी चीज़ की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, बात को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। आप एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरे पास भूमि हो। भूमि के बाद आप क्या ढूंढेंगे? आप जल की व्यवस्था करेंगे। फिर आप परिवहन, संचार, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, इन सब में प्रमुख होता है बाजार, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से ही अपने उद्योग का क्या करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तो जो मार्केट होती है, जो बाजार होती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके उद्योगों पर। चलिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, आप उसी जगह उद्योग डालेंगे जहां आपको सुलभ कच्चा माल मिले। भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत या अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। अब आपसे पूछेगा औद्योगिक तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो पहले निवेश है, फिर प्रक्रम है, फिर निर्गत है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और जो है अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना,
निर्गम अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गम का मतलब है अंतिम उत्पाद, जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट बना लिया, अब उसको मार्केट में बेच दिया, उससे जो आपको बेनिफिट मिला। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सभी के सभी निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई ये प्रक्रम है, उसमें इतने प्रक्रम किए गए, और कमीज जिसे आप पहनते हैं वही है अंतिम उत्पाद। ठीक है, वही है अंतिम उत्पाद, अर्थात वही आपका निर्गत कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए औद्योगिक प्रदेश की चर्चा अब हम आपसे करते हैं। चलिए, कह रहा है औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। याद रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये मैप दिखाया गया है और इस मैप में आपको दिखाया गया विश्व की औद्योगिक जो पट्टी है, औद्योगिक प्रदेश। तो ये आपका देखिए, ये औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इन सब जगहों पर आपको जो ब्लैक डॉटेड है वो औद्योगिक प्रदेश आपको दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, आगे आपसे बात करते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक विपदा की। ठीक है, और आइए देखते हैं ये जो औद्योगिक विपदा की चर्चा यहाँ की गई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलिए, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे घटित, यहाँ मतलब 12:30 बजे कह सकते हैं, अब तक की सबसे त्रासपूर्ण जो है औद्योगिक घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में, कौन सा था, यूनियन कार्बाइड का, हाइड्रोजन साइनाइड था, प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोनाइट, MIC। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक से अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षात्मक विकृति, आंतशोथ विकृतियों से आज भी वो पीड़ित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बात किया गया है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोगिम में गैस को विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वो जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयोगों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उत्पन्न किया जाना चाहिए या उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। चलिए आगे आपसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग,
लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे चर्चा है इसमें शब्दावली एक है प्रगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना है, उसके साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है, इसके बाद परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकल, तांबा, ठीक है, और जैसी अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्यता, कठोर, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, 1 टन इस्पात। ठीक, आपको दिखाया गया है कि कैसे चीज़ें तैयार होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको दिखाया गया है लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोक, झोंका भट्टी है, गर्म वायु है, ये प्रगलित लोहा है, ये धातुमल है, कचड़ा। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका उपयोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने अथवा अन्य धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो रिक्शा सामान्यतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से जो है बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन में तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के संयंत्र प्रातः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला के क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय एक बहुत विशाल हो गया। लौह अयस्क विदेश से आयात करना पड़ता था। 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति, ठीक है, 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। आगे कह रहा है सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई।
बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अब ये आपको कुछ डायग्राम दिखाया गया है। मुख्य सड़क, रेलवे लाइन। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखिए, अब ये है आपका खरकई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। टाटा इस्पात का कार्य आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ है, पूरा आपको यहाँ पर इसका नक्शा दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादर, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी, जो कि अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वप्रवाह पर स्थित है, याद रखिएगा। पिट्सबर्ग वह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोघेला और अल्गहनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोघेला और अल्गहनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। देखिए, आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे। टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।